रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑप सेंटर में। फिर से हाजिर हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश क्राइसिस एंड इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। 2024 से 25 के बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई बांग्लादेश में, क्या सिक्योरिटी रिस्क हैं इंडिया के लिए, और इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो एज ऑफ दिसंबर 2024-25 बांग्लादेश एक सीरियस पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में मॉनसून रिवॉल्यूशन के बाद शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, और इसके बाद देश को एक टेम्पररी गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट ने चलाया है अभी तक बांग्लादेश को, जिसकी लीडरशिप जो है वो मोहम्मद यूनुस नाम का जो बंदा है इसके पास है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, और इलेक्शंस जो हैं वो 2026 में होने के लिए बात की जा रही है। अब देखते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। कई जगहों पर मॉब रूल दिख रहा है अब तो, और पॉलिटिकल वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है। इसका रीसेंट जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो था इस आदमी की किलिंग। इस आदमी की जो डेथ हुई है, इसका नाम है शरीफ ओस्मान हादी। तो इसकी जब किलिंग हुई और इसके बाद पूरे देश में राइट्स फैल गए। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस, मतलब ये कोई काफ़ी इन्फ्लुएंसर था ये। इसकी ये लोगों को भड़काता था, रेडिकल करता था उनको। तो इसकी बात सुनी जाती थी थोड़ा, ये काफ़ी फेमस था। तो इसको किसी ने आके ठोक दिया, और इसके बाद पूरे देश में राइट्स फैल गए। मीडिया ऑफिस जैसे जो ये फोर्तम अलो करके कोई एक मीडिया हाउस था, कल्चरल साइट्स थी, इन सब चीज़ों को निशाना बनाया गया। इन सब चीज़ों को इन सब जगहों पे हमला किया गया। और जो शेख मुजीबुर रहमान का जो रेसिडेंस था, शेख मुजीबुर रहमान वही आदमी है जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, जिसने सबसे पहली आज़ादी की नींव रखी थी। तो ये इतने अनग्रेटफुल लोग हैं कि इन्होंने, छोड़ो वो, इनका देश है यही जाने। तो उनकी रेसिडेंस पे भी जो है वो अटैक हुआ है। इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ज़्यादा हो गया है, और बांग्लादेश की इकोनॉमिक का भी जो स्लो डाउन है वो चालू है। इसके बाद वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात है वो अभी यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक चल रहा है, जो आए दिन उनको निशाना बनाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं। उनका धर्म वो नहीं है जो वहाँ के मेजॉरिटी का जो धर्म है, और इसी वजह से उनको अ, किसी ना किसी बहाने से, किसी न किसी उससे अटैक किया जाता है। जैसे अभी ये जो बंदा बंदा है जिसको मार के जलाया गया है, दीपू चंद्र दास, इसके केस में भी यही हुआ कि इसके ऊपर ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगाया गया कि इसने इस तरह की बातें करी कि मतलब उन लोगों का ये कहना था कि इसने इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत बोला है, कुछ दूसरे रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत बोला है। यार अगर उसने गलत बोला भी था तो उसको मार मार कर जला देना, ये तो कोई, मतलब कोई सही बात तो नहीं है ना यार। मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर होगा, आप जाइए कोर्ट में, जाइए केस करिए, केस लड़िए, और उसको लीगल तरीके से सज़ा दिलवाइए अगर उसने कुछ गलत करा भी है तो। ये क्या बात होती है कि आप जाके यार उसको इस तरह से मारोगे। तो ये सब हुआ है। डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है। बांग्लादेश न्यू दिल्ली में इंडियन वीज़ा सर्विसेज, बांग्लादेश ने न्यू दिल्ली में अपनी जो इंडियन वीज़ा सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। और इंडिया ने भी बांग्लादेश, और इंडिया ने तो पहले ही बांग्लादेश में अपने वीज़ा सेंटर्स जो थे वो बंद कर दिए थे। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो इनका हाल है वो कुछ ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन 10% से ऊपर चला गया, जैसे अभी हमने बात करी। और जिसकी इनकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो गई है। और जमात इस्लामी जैसे रेडिकल ग्रुप्स जो हैं वो बांग्लादेश में फिर से एक्टिव हो गए हैं। जमात इस्लामी, ये पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, ये सिर्फ एक नाम है सामने से कि ये, मतलब
क्या कह सकते हैं कि वाइट कॉलर थोड़ा सा इनकी इमेज जो है ना वो ऊपर ऊपर से तो ये है कि ये रिलीजियस प्रीचर्स हैं और इस तरह के लोग हैं, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ को रेडिकल करने का जो काम है ना वो इन्हीं का है, क्योंकि यही है जो सबसे ज़्यादा यूथ से कनेक्टेड रहते हैं, जमात इस्लामी। अब इसका जो असर है वो इंडिया पर क्या हो सकता है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो कभी गोल्डन चैप्टर माने जाते थे, वो अब स्ट्रैटेजिक क्राइसिस में आपको बदलते हुए दिख रहे हैं। वीज़ा सस्पेंशंस की वजह से स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और ट्रेडर्स, ये लोग सब लोग जो हैं वो अटक चुके हैं। ट्रेड पर भी असर पड़ा है। इंडिया ने अपने पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ वापस ले ली हैं और बांग्लादेश ने कुछ इंडियन इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। सबसे सेंसिटिव इशू जो है ना वो है बॉर्डर सिक्योरिटी का। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी अगर होती है तो इसका मतलब वो है कि रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होएगा। ये जैसा 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान, उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू करके ईस्ट पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू करा और वहाँ पे बंगाली औरतों का रेप किया। बांग्लादेशी जो उधर के रहने वाले थे उनका रेप किया गया। उनके जो घर में जो मेल थे, जो भी जितने भी आदमी थे, उन्हें मार दिया गया, उन्हीं के सामने मारा गया। तो मतलब इतना खतरनाक उन्होंने मैसेकर किया, और उस वजह से बांग्लादेश के लोग जो थे वो शरण लेने के लिए भारत में भाग आने लगे, बॉर्डर क्रॉस कर करके। अब इस वजह से भारत में रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, और फिर मजबूरन भारत को वॉर में जाना पड़ा। 1971 की वॉर हुई और फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और आज जो बांग्लादेश है वो बनाया गया। वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा पर इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है। जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है ना वो अब उधर से रेफ्यूजी भाग के आएंगे, तो अगर वेस्टर्न साइड आते हैं तो वेस्ट बंगाल में आएंगे, और अगर और ईस्टर्न साइड निकलते हैं तो फिर असम और त्रिपुरा में वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अब इसमें इंडिया की सबसे बड़ी चिंता क्या हो सकती है। इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सिचुएशन को 1971 के बाद सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बताया है। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में इंडिया आउट जैसे स्लोगन्स सुनाई दे रहे हैं। इंडिया पर शेख हसीना को शेल्टर देने का आरोप भी लगाया गया है, और इंडिया को डर है कि नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि उल्फा, जो असम का काफ़ी कुख्यात ये मिलिटेंट ग्रुप था, फिर से बांग्लादेश की टेरिटरी का यूज़ ना करके, मतलब इंडिया में फिर अटैक्स ना करें, कि वेस्ट बंगाल वाले एरिया में अटैक होना चालू हो जाएं, या ईस्टर्न जो त्रिपुरा वाली बॉर्डर है इधर पे चालू हो जाएं। तो ये डर है कि एंटी इंडियन एलिमेंट्स को बांग्लादेश में जगह कहीं फिर से ना मिल जाए। साथ ही पाकिस्तान और चाइना वाला फैक्टर भी है। ये रहा पाकिस्तान और चाइना का एंगल। ये दो, ये क्या कह सकते हैं कि दो अ, दो मैड डॉग्स, टू मैड डॉग्स, ठीक है। तो साथ ही पाकिस्तान और चाइना वाला फैक्टर भी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई का इन्फ्लुएंस वापस आने के सिग्नल्स हैं बांग्लादेश में, और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में जो इनकी कोऑपरेशन है उसको और बढ़ा रहा है। माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ्टी कंसर्न्स अभी भी हैं, और इंडिया ने ऑफिशियली भी इसके ऊपर कंसर्न जताया है। इसमें पाकिस्तान का एंगल ये हो सकता है कि दिसंबर 2025 तक इंटेलिजेंस इनपुट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान लीडरशिप वैक्यूम का फ़ायदा उठा रहा है बांग्लादेश में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात भी चल रही है, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी शामिल हो सकता है। और आईएसआई के ऑफिसर्स के डिप्लोमेटिक कवर में रहने की भी बात है, कि बांग्लादेश में किसी न किसी डिप्लोमेटिक कवर में, कि यार किसी एम्बेसी में, मतलब पाकिस्तान की एम्बेसी जो होगी बांग्लादेश में, वहाँ पे आईएसआई के बंदे हो सकते हैं, और होंगे वो तो मतलब जाहिर सी बात है। और जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स को बैकिंग भी मिलना स्टार्ट हो गई है बांग्लादेश में। और नार्को टेरर रूट जो है, इसका भी रिस्क जो है वो बताया जा रहा है। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कार्गो पर चेक्स कम किए हैं, वीज़ा रूल्स भी रिलैक्स किए गए हैं, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी पाकिस्तान का रोल जो है वो बढ़ रहा है।
इन सब पर इंडिया का मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर में अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे चिकन नेक वाला जो एरिया है, जिसे वो जो बिल्कुल पतला सा एरिया है चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऊपर से नीचे से बांग्लादेश और ऊपर जो हमारा सिक्किम वाला पार्ट है उसके बीच में जो एरिया है, वहाँ न्यू मिलिट्री गैरिसन्स बनाए गए हैं। S-400 आकाश और MR SAMs, ये जो जैसे एयर डिफेंस वाला जो आपके पास इन्वेंट्री है, जो सिस्टम्स हैं, इनको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। राफाइल्स भी हैं कुछ वहाँ पे, कुछ ब्रह्मोस की मिसाइल यूनिट्स भी हैं। और तो ईस्टर्न फ्रंट पे जो इंडिया की जो रेडीनेस है ना, वो बहुत ही अच्छी है। और मुझे नहीं लगता कि हमको मिलिटरीली इतना ध्यान देने की ज़रूरत है बांग्लादेश पे, कि क्योंकि वो मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में नहीं उतरेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जानती है कि वो इंडिया से कभी नहीं लड़ सकता, और वो है बांग्लादेश आर्मी। तो सच उन्हें पता है और लड़ना भी उन्हें ही है, तो वहाँ पे जितनी भी रिजीम है आके कुछ भी कर लें, मिलिटरीली तो मुझे नहीं लगता इनकी इतनी हिम्मत है। प्रॉक्सी कर सकते हैं, वॉर बाय अदर मीन्स कर सकते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर बांग्लादेश। आर्मी, BSF और इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो इस एरिया में टाइट हो गया। अगर इन्होंने घुसने की कोशिश करी उस एरिया से, मतलब अगर इन्होंने रेफ्यूजीज भी आने की कोशिश करी ना, तो भी ये बहुत बहुत पीटे जाएंगे यार, इनको बहुत मारा जाएगा उधर। तो अगर इधर कोई देख रहा है तो मेरी तो यही आपसे आपको सलाह रहेगी कि इस तरफ ना आए, क्योंकि अभी जो स्टांस है ना वो बहुत ही एग्रेसिव है। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट की भी बात कर लें तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को कैलिब्रेटेड हार्डनिंग मोड में डाल दिया है। बांग्लादेश के साथ जो अब रिलेशंस हैं वो इमोशनल नहीं है, अब ट्रांजैक्शनल है। इंडिया ने माइनॉरिटी अटैक्स पर भी ओपनली प्रोटेस्ट किया है। और वीज़ा सर्विसेज तब तक बिल्कुल रिस्टोर नहीं करी जाएंगी जब तक सिक्योरिटी बिल्कुल भी इंश्योर की नहीं जाती बांग्लादेश की तरफ से, तब तक किसी भी तरह की ये वीज़ा की जो बात है, वीज़ा सर्विसेज हैं, ये बिल्कुल भी स्टोर नहीं की जाएंगी। साथ ही इंडिया का ये भी कहना है कि उसकी दोस्ती जो है वो बांग्लादेश के लोगों से है, वहाँ की किसी इंटरिम रजीम से नहीं है। तो हम वहाँ पे अगर हम लोगों के लिए वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिजीम है जिसकी कुछ सर्टेन आइडियोलॉजी है और वो बैक्ड है किसी दूसरी आइडियोलॉजी से या सिमिलर आइडियोलॉजी से, और वो आइडियोलॉजी इंडिया के खिलाफ है, तो भाई हमारी उनसे फिर कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया फ्री है, फेयर है और इंक्लूसिव है इलेक्शंस के लिए, और पुश कर रहा है जो कि 2026 में होने वाले हैं कि भाई इलेक्शंस हो, तो फिर प्रॉपर जो एक पिक्चर है वो सामने निकल कर आए बांग्लादेश में, और सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, एक कन्वेंशनल वे में हो। हाँ, कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि बांग्लादेश का क्राइसिस सिर्फ एक इंटरनल पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी इशू है। डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक चैलेंज भी अब जो है ये बन चुका है। और अगला साल 2026, यानी कि अब जो आने वाला साल है, ये थोड़ा सा भारी हो सकता है। और इसी साल बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे, और बांग्लादेश का जो फेथ है वो डिसाइड होगा कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी किस तरफ जाती है। ये भी डिसाइड होगा कि साउथ एशिया की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरफ जा रही है। क्या एक और कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं आने वाले साल में, या फिर एक ये नया जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बन के रह जाएगा। आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए ऑप सेंटर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।